अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा तारिक। डायबिटीज फूड पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर खुशामदीद। हमारा आज का शो जिसका नाम है ज़ियाबीतस क्या बला है, जानिए डॉक्टर जावेद इकबाल से। आज के इस शो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक मॉडल डायबिटिक पेशेंट भी मौजूद हैं। आइए पहले हम बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट से कि उनको कितना अरसा हो गया है डायबिटीज़ हुए, और उसमें फिर हम डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि हम किस तरह से अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं और हमें इसमें कितनी वॉक करनी चाहिए, कितनी डाइट करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ हमने जो लास्ट प्रोग्राम में थायराइड ग्लैंड्स के हवाले से बात की थी और उसी को ही आज हम कंटिन्यू भी करेंगे कि एंडोक्रिनोलॉजी का जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया था आज हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले हम पूछते हैं सलीम साहब से। सलीम साहब, आपको कितना अर्सा हो गया डायबिटीज़ हुए? मुझे कोई 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए हैं। और आप ट्रीटमेंट में कब आए और आपको कैसे पता चला कि आपको डायबिटीज हो चुकी है? ट्रीटमेंट में मैं कोई 2-2.5 माह पहले ही आया हूँ। ठीक है। पहले तो मैं एक दफ़ा ब्लड डोनेट करने गया था, तो वहाँ पे मेरे टेस्ट वैसा आए, तो मुझे वहाँ पे पता चला कि मेरी मतलब शुगर कुछ हाई थी वहाँ पे। अच्छा, मतलब कि आपके क्या कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं है? सिम्टम्स वगैरह कोई नहीं थे। ठीक है। मुझे बस ऐसे ही सडनली पता चला, तो थोड़ा हाई था मेरा शुगर लेवल। यानी इस किस्म की डिजीज़ को में हम कहते हैं साइलेंट डिजीज़ या जो है ये इंसिडेंटल डायग्नोज होने वाली डिजीज़। इस किस्म की डिजीज़ आमतौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ठीक है। यानी वो डिजीज़ जिसमें हम टैबलेट्स के साथ इलाज शुरू कर सकते हैं। सही। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है या जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके अंदर इलामात की शिद्दत होती है। ठीक है। पेशेंट को अगर यूरिन आ रहा है तो वो रात पूरी 4-8 दफ़ा यूरिन ही करने जा रहा है। अच्छा। और अगर उसे प्यास लग रही है तो प्यास पे प्यास लगी जा रही है और प्यास है कि ख़त्म होने में नहीं आती। सही। और वेट है तो वो लूज हुए जाता है, आँखों में ब्लरें आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और उनके पाँव में सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती है। यानी जो भी इलामात हैं उनकी शिद्दत होएगी। अगर इलामात की शिद्दत हो तो हम इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, यानी जिसमें इंसुलिन की शदीद ज़रूरत होती है और इंसुलिन के बगैर पेशेंट का गुजारा नहीं होता। अब जैसे ये जो है ये इनका जैसे केस है सलीम साहब का, इन्होंने जैसे बताया कि मैं चेकअप करवाने गया था, शुगर अपने ब्लड के टेस्ट देने गया था, ब्लड डोनेट करने गया था और उस दौरान ब्लड शुगर टेस्ट हुई तो वो ज़्यादा निकल आई। हाँ जी। इसी तरह कई लोग जो है वो अपने प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपने आंखों के ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी जब ब्लड शुगर टेस्ट होती है तो वो हाई निकलती है। एक और वजह जो आजकल शुगर हाई को डिटेक्ट करने की है वो है ये डेंगू के दौरान। अच्छा। आमतौर पे लोग जब डेंगू का शिकार होते हैं तो उस वक्त ब्लड शुगर भी टेस्ट होती है, तो मैंने देखा कि डेंगू के वायरस के साथ भी छुपी हुई डायबिटीज है वो सामने आ जाती है। तो ये इन सारी इस किस्म की डायग्नोसिस से जो आप किसी और वजह से हॉस्पिटल गए हैं लेकिन साथ में एक और डिजीज डायग्नोज हो गई, इसको हम इंसिडेंटल डायग्नोसिस कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि जैसे थोड़े बहुत कोई सिम्टम्स जाहिर होते हों, चाहे कम सवेरिटी में होते हों, इग्नोर कर देता ना जी पेशेंट। अच्छा। अब जैसे आपको फटीग होती है तो आप फटीग एक ऑब्जेक्टिव कंप्लेंट नहीं है, सब्जेक्टिव कंप्लेंट है। कोई बंदा कहता है कि मुझे थकावट होनी शुरू हुई है, तो वो उसको अगर सीवियर फटीग नहीं है वो कहेगा भाई ठीक है मेरी रूटीन दफ्तर की ऐसी है, आजकल की जरा फटीग ज्यादा हो रही है। अच्छा। तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसी तरह से इग्नोरेबल लेस सीवियर सिम्टम्स होती हैं टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। ठीक है। इनिशियली सही, मतलब कि हमारे ऊपर वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं लेकिन हम इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी सेवेरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक। अच्छा, एक और बात जो आपने सलीम साहब इसमें भी कही थी अपनी गुफ्तगू के दौरान कि आपने कहा कि मुझे अभी 2.5 महीने हुए हैं इलाज में आए हुए। ठीक है, मैं अपनी इलाज शुरू मैंने करवाया है, लेकिन आपको 2.5 ईयर हो गया है डायबिटीज हुए। तो इतना लेट इलाज क्यों, उसकी वजह क्या थी? तक वो मेरी मतलब इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं थी, मैं वॉक करता था, परहेज करता था, खाने पीने का एहतियात था, तो इतनी ज्यादा वो नहीं थी। मतलब मैं समझता था कि कंट्रोलेबल है, मैं चला रहा था उसी तरह।
एक माइंड में ये भी होता है कि पता नहीं मेडिसिन स्टार्ट कर दूंगा, सारी उम्र खानी पड़ेगी, या क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। इस तरह की वो सुनने सुनाने में भी भाई उम्र जो होते हैं इधर उधर से बातें सुनने में आती हैं। तो मतलब कोशिश यही थी कि शायद कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, वाक से, परहेज से और इस तरह की चीज़ों से, अपना मतलब डाइट अच्छी करके इसके मुताबिक करके जो कि डायबिटीज पेशेंट को चाहिए होती है। ठीक है। तो लेकिन फिर मैंने जब फील किया कि थोड़ा सा मुझे वो ज्यादा होने लगी, तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो बाय चांस डॉक्टर जावेद साहब मुझे मिल गए, तो फिर मैं इनके पास आना। अच्छा, फिर आप इनके पास आना आपने शुरू कर दिया। लेकिन आपसे ये जो इन्होंने पहले 2 ईयर का पीरियड गुजारा है, मैं समझता हूँ कि एक्चुअली लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब डायग्नोज हो जाए उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। उसी वजह से स्टार्ट अच्छा, करनी चाहिए। अब इस तरह का जो 2 ईयर का पीरियड गुजार लेने से कुछ नुकसान होते हैं। वही हो सकते हैं कि जैसे किसी को अगर सिम्टम्स आने शुरू हो गई हैं, न्यूरोपैथिक सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल पाँव जलना शुरू हो गए हैं, पाँव में दर्द शुरू हो गई है, पाँव सून होना शुरू हो गए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये फेज परमानेंट हो जाए। सो जब आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो वो प्रॉब्लम वैसे के वैसे रहेंगे, शुगर लेवल न्यूमेरिकली नीचे आ जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो पेशेंट डायग्नोज हो जाए उसको उसी वक्त ट्रीटमेंट शुरू कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब लोग ट्रीटमेंट शुरू क्यों नहीं करते? लोग इसलिए ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते कि जैसे उन्होंने बताया कि मैंने कहा कि मैं गोलियों पे लग ना जाऊं, दवाई से बचना चाहता था कि गोलियों से बचता रहूं। अच्छा, सारी उम्र खानी पड़ेगी, ये सारी बातें। असल में आप ये देखिए कि जब आपको डायबिटीज होती है तो आपका 50% लबलबा काम कर रहा होता है और 50% नहीं काम कर रहा होता। टाइप 2 डायबिटीज में अब वो जो 50% को अगर आपने सेव करना है तो आप अपनी ब्लड शुगर डे 1 से 100 नाश्ते से पहले, 100 से कम, और नाश्ते खाने के 2 घंटे बाद जो है 140 से कम रखें। ठीक है। ये इतना जो लेवल शुगर का है ये आपके पेंक्रियाज के लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर आप दरमियान में शुगर लेवल को 200-300 और ले जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप अपने लबलबे की हिफाजत नहीं कर रहे। कुछ अरसे में लबलबे को मेडिसिन की जरूरत होगी, लेकिन ज्यादा मेडिसिन की जरूरत होगी एज कम्पेयर टू अगर आप डे 1 पे इलाज करते हैं। अच्छा, यही थ्योरी जो है, इसी के ऊपर कई और रिसर्च अब सामने आई है, वो ये है कि अगर हम अपने 3 महीने पहले, मैंने खुद भी बस एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम 3 महीने पहले इंसुलिन और टैबलेट्स को कंबाइन करके कुछ इंटेंसिव किस्म का ब्लड शुगर कंट्रोल करें। ठीक है। इंटेंसिव से आप मुराद समझती हैं? मतलब कि कोई ज्यादा अच्छा खासा टाइट कंट्रोल। तो टाइट कंट्रोल अगर हम करें, फास्टिंग शुगर लेवल कोई 100 से कम रहने दें, और जो रैंडम है हमारी खानों के 2 घंटे बाद वो हम 140 तक रखें, 100 और 140 के दरमियान। तो अगर आप टाइट कंट्रोल रखते हैं तो जो पेंक्रियास के बीटा सेल्स हैं, ठीक है, वो इस काबिल हो जाते हैं कि जो उनकी डिक्लाइन हो रही होती है वो रुक जाती है, और वो अगले 3 महीने में वो टेकअप कर लेते हैं बॉडी का सिस्टम को, और ब्लड शुगर लेवल को मैंने ही रखते हैं। अच्छा, अब ये पेशेंट ऐसे हैं, इनको फिर दवाइयां भी छूट जाएंगी, और डाइट कंट्रोल्ड ये अपनी डाइट कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी सी रिवाइवल कह लें, या आप ये कह लें कि उसकी बचत हो जाती है पेंक्रियाज के सेल्स की। इस पॉइंट को बहुत सारे होम्योपैथ्स या जो अल्टरनेटिव मेडिकेशन वाले लोग हैं, होम्योपैथ तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं अल्टरनेटिव मेडिकेशन वाली बात करता हूँ। जब लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाते हैं कि अच्छा फलां एक बाबा जी से इलाज करवा लेते हैं, या हम फलाने किसी बैठे हुए पीर से इलाज करवाते हैं, टोटके जो लेने वाले काम है, साइंटिफिक काम नहीं, आपने अनसाइंटिफिक कह लें। तो मैं अगर एहतियात से लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, कई सारे हमारे पढ़े लिखे हुक्मा भी होते हैं, कई सारे हमारे पढ़े लिखे होम्योपैथ भी होते हैं, तो वो मतलब वो नाराज ना हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको अल्टरनेटिव मेडिसिन समझ लें। तो ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले लोग होते हैं, जब ये देखते हैं कि 3 महीने में पेशेंट ठीक हो गया है, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहने शुरू हो गए हैं, और अब अगर कभी कभार वो मीठा खा लेता है और फिर भी शुगर ठीक रहता है, तो वो फिर इसको क्रेडिट ले लेते हैं या इसकी इश्तिहारबाजी शुरू कर लेते हैं कि जी हमने शुगर को जड़ से खत्म कर दिया है। उनके मुकाबले में, और इधर से जो मैंने अभी बात की कि 3 महीने में इंटेंसिव कंट्रोल के बाद वैसे शुगर कंट्रोल रहना शुरू हो सकती है, बहुत फर्क है। मैं अपने पेशेंट को 3 महीने बाद ये समझाऊंगा कि देखो डायबिटीज मैनेज हो गई है, अब आप इसको डाइट के साथ मैनेज कर सकते हो, लेकिन इससे गाफिल नहीं होना, आपने अपनी ब्लड शुगर चेक करते रहना है। ठीक है, ठीक होगी ना बात।
लेकिन इसके मुकाबले में जो दूसरी हालात हैं जो हमारी ये शुरू हो गया इश्तारबाजी, वो ये है कि जी अच्छा जी शुगर जड़ से ख़त्म हो गई। तो वो जो जड़ से ख़त्म होने वाली बात है ना, वो असल में ये है, वो जड़ से नहीं ख़त्म होती। आप शुगर लेवल को ठीक रखते हैं, लबा काम करना शुरू कर देता है। जो बंदा अपनी जो डाइट है वो एडजस्ट कर लेता है, उस डाइट के हिसाब से तो इंसुलिन अंदर बन रही होती है, तो काम चल जाता है। हो सकती हैं ये सारी चीजें, हाँ परमानेंट आप वो खत्म नहीं हो सकती। परमानेंट वो रहना, प्रॉब्लम डिफेक्ट वही रहना है। जो ही बात परहेजियां वापस आनी है, जो ही वजन आपने अपना बढ़ाना है होना है, तो हाँ तो फिर प्रॉब्लम उधर की उधर आ जाएगी। ठीक है, ये है असल बात। अब आगे चलिए। बिल्कुल। और इसमें जैसे आपने भी कहा कि डायबिटीज जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज है, इसको हम जैसे कि ऐसा नहीं है कि अच्छा हम इसको कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, हम इसको क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ये क्रॉनिक डिजीज है तो इसीलिए मैनेजेबल है, बस मैनेजेबल है। ठीक है। तो सर आपका जैसे जब आपने भी बताया कि शुरू में आपने क्यों नहीं इलाज करवाया था, क्योंकि आपको एक तो दवाइयों से भी था कि मैं परमानेंट लग ना जाऊं, इसके अलावा क्या आपको कभी अप्स एंड डाउन्स होते थे, जैसे कि हाइपो या हाइपर ग्लाइसीमिया, जैसे कि शुगर लो हो गई या शुगर ज्यादा हो गई, उन 2 सालों के अरसे में कभी आपने ऐसे एक्सपीरियंस किया हो? ऐसा आपने एक्सपीरियंस नहीं किया? सिम्टम्स सामने आते तो शायद मैं जल्दी आता था डॉक्टर के पास, लेकिन मैं नॉर्मल था। ये बात ना, वो सिम्टम्स पे लोग चलते हैं ना हमारे यहाँ। जिसके पाँव जलेंगे रात को, कंबल में नहीं ले सो सकेगा, पाँव जलते रहेंगे, वो सुबह उठकर डॉक्टर के पास आएगा, कहेगा भागता हुआ आएगा, जी डॉक्टर साहब मेरे पाँव का कुछ कर लें, वैसे तो मैं शायद ना आता लेकिन ये पाँव जल रहे हैं। तो असल में ना डायबिटीज को एसिम्प्टोमेटिक डिजीज समझा जाए तो हमें ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के जरिए इसको देखना चाहिए, ना कि इसकी अलामात की शिद्दत से। ठीक है, सही। और वैसे क्या इस दौरानिये में आपने कभी अपनी ब्लड शुगर भी चेक की थी या? करवाता रहता था कभी कभी, महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद करवाता। मतलब ठीक आती थी या वैसे 2-2 महीने के बाद? ये तो काफी लंबा गैप है। अच्छा, लेकिन ये डाइट कंट्रोल्ड होंगे ना, डाइट तो अपनी हम नहीं कर रहे थे ना, डाइट मैनेज कर। ऐसे हम इस तरह नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली। हम ये कह सकते हैं कि मैं वॉक करता था डेली, डाइट और वॉक, लाइफस्टाइल चेंजेस था, वॉक करता था, वैसे भी खाने पीने में उस तरह की चीजें नहीं खाता था, तो एक मतलब ये लाइफस्टाइल पार्ट था। ये भी इस किस्म की डायबिटीज को हम इस तरह नहीं कहते कि ये आप किसी ट्रीटमेंट के बगैर थे, आप ये कह सकते हैं कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ट्रीट करते। थोड़ा इसको मतलब एक ट्रीटमेंट का पार्ट ही था ना वो भी। बिल्कुल सही। जो मैं वॉक कर रहा था, परहेज कर रहा था, या डाइट में ऐसी चीजें नहीं ले रहा था, बिल्कुल सही, शुगर बढ़ाती है। सही। अच्छा, आपसे अगला एक सवाल जो कि मैं पूछना चाहूंगी कि जब आप डॉक्टर जावेद इकबाल के पास आए तब आपका HbA1c कितना था और कितने महीने पहले आप आए? मैं कोई 2.5-3 माह पहले ही आया था। ठीक है। और आपका HbA1c कितना आया? 12.1 था। 12.1। डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज्यादा नहीं होता? तो ये इसी को देख के तो फिर मैं डॉक्टर की तरफ भागा था कि अब ये ज्यादा हो गई है। उससे पहले तो मैं वैसे रूटीन में HbA1 नहीं करवाया था, रूटीन वैसे करवाया था, कभी 130, 120, कभी 170, कभी 100, मतलब डिफरेंट नंबर्स आते थे सामने। ठीक है। लेकिन वो 2-4 माह ये रमजान से ऑनवर्ड फिर मैंने थोड़ी वो जो मैं कर रहा था परहेज या वॉक, वो थोड़ी मैंने इग्नोर की। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वो HbA1 करवाऊं ताकि मुझे थोड़ा हिस्ट्री का पता चल जाए। जैसे वो कि मैंने करवाया तो वो ज्यादा थी, वो ज्यादा आ गया, फिर मैं डॉक्टर के पास आ गया। बिल्कुल। मतलब ये कि आपके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी प्रोग्रेस कर रही थी और बढ़ती जा रही थी और फिर आपको जो है वो डॉक्टर के पास आना पड़ा। HbA1c जो है वो मैं यहाँ पे आजकल चूंकि टॉक ऑफ द टाउन है तो इस पे बात कर लेते हैं। HbA1c आजकल लोग बहुत इस पे रिलाय करते हैं, डायग्नोसिस वाइज भी और ट्रीटमेंट वाइज भी। ठीक है। और करना भी चाहिए क्योंकि 3 महीने की आपको एक जजमेंट दे देता है। जैसे आप ब्लड शुगर आप चेक करते हो तो आपको ये बताता है कि इस वक्त 180 है, लेकिन आपको ये नहीं बताता कि पिछले एक लम्हे में कितनी थी या अगले एक लम्हे में कितनी होगी, या मैं जब ससुराल जाऊंगा तो कितनी होगी और अगर मैं ससुराल नहीं जाऊंगा तो कितनी होगी, या मैं बेगम की शॉपिंग कराने गया था तो उस वक्त शुगर कितनी थी, और जब जिस दिन बेगम ने कहा कि आज शॉपिंग नहीं करनी, आज अब सुकून करें, उस दिन शुगर कितनी थी। तो ये मतलब वो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन जो HbA1c है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। HbA1c ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि पिछले 3 महीने में आपकी एवरेज ब्लड शुगर लेवल कितनी थी। मसलन अगर तो आपका HbA1c 6% है तो इसका मतलब है आपकी एवरेज ब्लड शुगर 110 के करीब थी। ठीक है। पिछले 3 महीनों में। और अगर आपका HbA1c 7% है ठीक है, तो इसका मतलब है ये 150 से
अराउंड थी, ज्यादा है, 30-40 का फर्क पड़ 30 गया। तक कर तो लिया। अब इसके बाद अगर आप 7% पे चले गए तो वो चली गई ये 8% पे 180 पे, और 9% पे 210 पे, और 10% पे 240। इनकी जैसे कोई 12% आई थी, तो इसका मतलब है इनकी कोई 240 में 60 और ऐड कर ले तो 300 के दरमियान इनकी शुगर पिछले 3 महीने में एवरेजली रही थी जब ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे। अच्छा, तो HbA1c को कोरिलेट अगर आप करना चाहें ब्लड शुगर लेवल के साथ, तो जो 6% होता है वो 110 और 120 के दरमियान होता है। उसके बाद हर 1% के साथ आप 30 मिलीग्राम ऐड करते जाए, तो आपको पिछले 3 महीने की एवरेज निकल आएगी कि इनकी एवरेज शुगर कितनी रही है। ये HbA1c बहुत अच्छा टूल है मॉनिटरिंग का। ब्लड शुगर मॉनिटर करनी हो, जांचना हो कि पेशेंट सही समन में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो HbA1c एक गुड टूल है। लेकिन ये कई सिचुएशंस में HbA1c आपका रॉन्गली भी आपको गाइड कर सकता है। वो कैसे? जैसे प्रेगनेंसी। अच्छा, प्रेगनेंसी में आपका HB वैसे टोटली कम होता है, HbA1c भी तो उसी का ही हिस्सा होता है, तो आपको रॉन्ग रिपोर्ट दे सकता है। फिर एक और बात मैं हमेशा करता होता हूँ, एक रिसर्च वाले बाबे की बात करता होता हूँ मैं, आज अच्छा भी नहीं है तो बात मैं ही कर लेता हूँ। तो वो ये है कि जैसे आपके पास आप एक रिसर्च करते हैं कि आज मिस इकरा ने साइकोलॉजी के किस उम्र के पेशेंट देखे हैं। ठीक है। सुबह ओपीडी आप शुरू करती हैं से 8 बजे और 2 बजे तक आप ओपीडी करती हैं। ठीक है। आपके पास सारे लोग जो हैं वो 44 ईयर के और 42 और 43 और 41 और 49 तक के लोग आते हैं। जब आप उनका मीन निकालती हैं, एवरेज निकालती हैं, तो वो बनता है 45। आप कहते हैं कि एवरेजली मैंने दिन में 50 मरीज देखे हैं, लेकिन 50 के 50 मरीज मेरे जो है वो उनकी जो एज है वो ये एज ग्रुप था 40 और 50 के दरमियान, तो मीन निकल आया 45। ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि ये 45 ईयर के मैंने पेशेंट देखे। अब एंड पे ये होता है कि एक बाबा आ जाता है। ठीक है। और वो बाबा 90 ईयर का है। ठीक है। सब कह देता है। अब जब अगर आप 90 ईयर को उस सारी उसमें डालें और उसमें से मीन निकालें, तो एवरेज निकालें, तो अब आपको ऐसे लगेगा जैसे आप सारा दिन बाबे ही देखती रही है। ठीक आप है, समझ गई बात? समझ गई हूँ। इसलिए HbA1c में भी कभी ऐसा हो सकता है कि इस किस्म का बाबा जो है वो आ जाए और आपकी सारा एवरेज खराब हो जाए। तो आपको इसलिए होम ब्लड शुगर मॉनिटरिंग जो है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। यानी आप अपनी नाश्ते से पहले भी शुगर, क्योंकि स्ट्रेटजी उससे डिसाइड होनी है। HbA1c ये बताएगा कि आपने ट्रीटमेंट सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे, आपको ट्रीटमेंट स्टेप अप करने की जरूरत है या नहीं है, आपको ट्रीटमेंट स्टेप डाउन करने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है। लेकिन और फिर आपकी कॉम्प्लिकेशंस की रेटिंग होने का क्या चांस है, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी ज्यादा होंगी, ये एक उसकी असेसमेंट है। लेकिन अब अगर मैंने ये डिसाइड करना है कि इनकी ट्रीटमेंट में तब्दीली की जाए, तो फिर मैं ये देखना चाहूंगा कि कौन सी ट्रीटमेंट में तब्दीली की जाए। ठीक है। वो ट्रीटमेंट जो नाश्ते से पहले को इफेक्ट कर रही है या वो ट्रीटमेंट जो खानों के 2 घंटे बाद कर रही है। ठीक है। तो ये है कि मतलब HbA1c बहरहाल अच्छा टूल है, उसको जरूर यूज करें, लेकिन उसके साथ होम बेस्ड ब्लड शुगर मॉनिटरिंग की अपनी इम्पोर्टेंस है। वो अपनी इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर साहब, इसी ही बात से मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, और वो सवाल ये है कि जैसे अगर आपने कोई भी ब्लड टेस्ट अपना आप देते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं, कोई भी आपने टेस्ट करवाना है, तो जैसे होता है ना कि बाज़ दफ़ा आपने एंटीबायोटिक्स नहीं हो तो वो अगर आप अपना ब्लड सैंपल देंगे तो वो कुछ रिपोर्ट्स गलत भी आ जाती हैं। क्या HbA1c में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप बगैर खाना आपने जैसे सुबह नाश्ते में कुछ नहीं खाया और आप आके खाली पेट अपना ब्लड टेस्ट दे रहे हैं, ब्लड सैंपल दे रहे हैं HbA1c के लिए, या आपने एंटीबायोटिक्स पहले से आप 3-4 दिन ले रहे हैं, तो उससे आपके रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट आए? नहीं, HbA1c कैसा नहीं है। HbA1c में यही एक कन्वीनियंस है। मतलब पहले हम पेशेंट को कहते थे भाई ब्लड शुगर चेक करवानी है, डायग्नोसिस करना है, नाश्ते से पहले उठ के नहार मुंह 14 घंटे 8 घंटे खाली पेट रह के आपने सुबह उठते साथ फलानी लैब में जाना है और वहां जाके 8 बजे अपना ब्लड टेस्ट दे देना है और फिर कुछ खाना पीना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो मरीज के लिए कई दफा कम्बरसम होता था, उसके लिए आना जाना मुश्किल है। अब आपको तक कन्वेंस के और ट्रेवलिंग के और इस सब इश्यूज के बहुत प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं। फीमेल्स के लिए भी मुश्किल हो गया और मेल्स के लिए भी, क्योंकि फीमेल ने बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है,
और उनके लिए ये इशू है। फिर जो मेल्स हैं उन्होंने अपने दफ्तरों में पहुंचना है और बच्चों को साथ जो है वो उन्होंने स्कूल में छोड़ के फिर आगे जाना है। ये आमतौर पे रूटीन है लोगों की। एवरेज जो 90% लोग पाकिस्तान लाहौर में रहते हैं कम से कम उनकी ये रूटीन है। तो अब वो उस दौरान वो अपना लिंगर ऑन करते जाते हैं कि अच्छा यार ये मैं फिर करा के तो फिर दिखाऊंगा डॉक्टर साहब को। तो उस प्रोसेस में साल एक गुजर जाता है। तो अब HbA1c एक ऐसा टूल है कि अब आप मेरे पास ऑफिस में आए हैं और आप किसी और दोस्त के साथ आए हैं या वैसे ही आए हैं कि जी मुझे शुगर है कि नहीं है, तो मैं उधर ही HbA1c करके देख लूँ कि उसी वक्त कर लूँ, ना उसका फास्टिंग का तल है कि ना रैंडम का। ठीक है, एक रैंडम शुगर कर लूँ और एक HbA1c कर लूँ, तो उससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। मतलब कि वो रिजल्ट्स रिलायबल होंगे। उनका खाने के साथ कोई लिंक नहीं, यही तो उसकी कन्वीनियंस है। ठीक है, सही। डॉक्टर साहब ये जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? डायबिटोलॉजिस्ट का जो फील्ड है, डायबिटीज स्पेशलिस्ट का जो फील्ड है, बेसिकली ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिवॉल्व हुआ है और डायबिटीज एज सेपरेट एंटिटी ट्रीट होनी शुरू हो गई है और डायबिटिक क्लिनिक्स बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है। शुरू में डायबिटीज के जो मिनी डायबिटिक क्लिनिक्स थे वो जनरल फिजिशियंस उनको रन करते थे। फिर जब हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा है कि डायबिटीज ऑलमोस्ट बॉडी के एवरी पार्ट्स के इन्वॉल्व करती है और डायबिटीज का मतलब है कि किडनी डिजीज के बारे में भी पता होना चाहिए, डायबिटीज का मतलब है कि आपको आई डिजीज के बारे में भी पता होना चाहिए और डायबिटीज का ये भी मतलब है कि आपको हार्ट डिजीज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा डायबिटीज पे स्पेशलिस्ट बनना चाहता है और डायबिटीज में ही प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको पहले इंटरनल मेडिसिन की ट्रेनिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान में फॉर्मल 4 ईयर की एक इंटरनल मेडिसिन की पोस्ट MBBS ट्रेनिंग होती है, तो उसको हम FCPS ट्रेनिंग कहते हैं इंटरनल मेडिसिन की। और इसमें क्या आपकी जो FCPS होता है इसमें हर फील्ड के हवाले में? इसमें इंटरनल मेडिसिन में डायबिटीज चूँकि हर डिजीज के साथ लिंक्ड आ जाती है तो डायबिटीज उसमें कोर सब्जेक्ट होता है, लेकिन बाकी जैसे लंग्स की डिजीज हैं, हार्ट की डिजीज हैं, आपकी किडनी की इश्यूज हैं, आपके को पेशेंट के एब्डोमिनल पेन्स की इशू है, किसी पेशेंट को जो है वो कोई रूमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम इंटरनल मेडिसिन में आ जाते हैं। ठीक है। और एक इंटर्निस्ट ही बेसिकली डायग्नोसिस बनाता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट प्लान करता है। ठीक है। तो अब उसके बाद वो इंटर्निस्ट जो अपना कैरियर डायबिटीज मैनेजमेंट में बनाते हैं उनको हम डायबिटोलॉजिस्ट कह देते हैं। ठीक है। डायबिटीज चूँकि एंडोक्राइन की डिजीज है, एक पैंक्रियाज का हिस्सा एंडोक्राइन पार्ट है, ठीक है, जिसमें से इंसुलिन निकलती है, उसके साथ डीलिंग होती है डायबिटोलॉजिस्ट की। ठीक है। तो कुछ जो है ये फील्ड जो है एंडोक्रिनोलॉजी से लिंक्ड हो जाता है। सही। तो आप ये अब जो आगे इंटरनल मेडिसिन जो लोग कर लेते हैं उसके बाद आगे कुछ लोग मजीद एंडोक्रिनोलॉजी में काम करना चाहते हैं। ठीक है। उनको हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते हैं जो सेकंड एक फेलोशिप करते हैं। 2 FCPS कहते हैं। इसके ज़माने में डबल MA होता था, इसी तरह अब डबल FCPS होना शुरू हो गया। अच्छा, सही। तो उसमें वो एंडोक्राइन की पूरी एंडोक्रिनोलॉजी में FCPS करते हैं। उसमें फिर वो थायराइड डिजीज के बारे में भी पढ़ते हैं, वो ग्रोथ के बारे में भी पढ़ते हैं, वो ये पढ़ते हैं कि थायराइड ये जो एड्रीनल ग्लैंड है हमारा बॉडी का जो हमारे BP के साथ मेंटेनेंस के साथ लिंक्ड है, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी डेफिशिएंसी, उसकी एक्सेस का क्या ट्रीटमेंट है। तो आप ये समझ लें कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ओवरऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ट्रीटमेंट करता है, उनमें से एक पार्ट डायबिटीज मैनेजमेंट भी है। ठीक है। लेकिन इस वक्त तक ज्यादा फील्ड डायबिटीज मैनेजमेंट का इंटरनल मेडिसिन के लोगों के पास है और वो इसको अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल मेडिसिन में वो और डायबिटीज मैनेजमेंट, इंटरनल मेडिसिन में जो डायबिटीज मैनेजमेंट वो सीख लेते हैं, वो उनका नॉलेज इनफ होता है जब खास तौर पे वो उसमें इस फील्ड में भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए डायबिटीज को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी अच्छा मैनेज कर सकता है और इंटरनल मेडिसिन वाले डॉक्टर भी अच्छा मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को डायबिटोलॉजिस्ट होना, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बाय डिफॉल्ट डायबिटोलॉजिस्ट भी है।
अच्छा। और इंटरनल मेडिसिन के वो लोग जो डायबिटीज में प्रैक्टिस करते हैं उनको आप डायबिटोलॉजिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम सर से भी पूछते हैं, सनीम साहब से भी, डाइट के हवाले से कि इनकी डाइट कैसी थी, लेकिन उससे पहले एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ये जो थायराइड ग्लैंड्स हैं ये क्या होते हैं और इनके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चले कि ऐसे किसी को थायराइड की बीमारी हो गई है, क्या इलामात उसके ऊपर जाहिर होती हैं और फिर इनकी बीमारियां क्या क्या? मैंने 3-4 सवाल इकट्ठे ही पूछनी है आपसे। ये जो नेक की मिड लाइन होती है, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। और अगर आप यहाँ फील करें तो ये आपको प्रोमिनेंस जो फील होती है ये असल में थायराइड की ही प्रोमिनेंस होती है। अच्छा। और ये गुदूद जो है ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डील करता है, आपकी हार्ट रेट को डील करता है, आपके बॉडी की एनर्जी को डील करता है। तो अगर किसी पेशेंट में इसकी प्रोडक्शन, इसके 2 हार्मोन निकलते हैं, उनको कहते हैं T4 और T3, यानी थायराइड हार्मोन जो हैं वो T4 और T3 निकलते हैं। ठीक है। जिस तरह लबलबे से इंसुलिन निकलती है वैसे ही थायराइड से T4 और T3 निकलते हैं। अच्छा, ठीक है। और एक और हार्मोन जो ब्रेन से आता है उसको हम कहते हैं पिट्यूटरी में से, उसको हम कहते हैं TSH। वो पिट्यूटरी उसमें से आता है। वो फीडबैक सिस्टम है कि अगर आपके T4 T3 कम होंगे तो TSH बढ़ जाएगा और बढ़ना चाहिए, और अगर T4 T3 जो है वो आपके बढ़ गए हैं तो उसको कम होना चाहिए। ये एक फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। ठीक है। वैसे नॉर्मली होना क्या चाहिए एक ऐसा इंसान जिसको थायराइड का मसला नहीं नॉर्मली उसके T4 भी नॉर्मल होना चाहिए, रेंज में होना T3 चाहिए, T3 भी नॉर्मल होना चाहिए और TSH भी नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। अब जो बीमारी है वो 2 तरह की है। एक वो लोग हैं जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है, यानी उनके अंदर थायराइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, थायराइड हार्मोन। और ये हमें पता चलेगा TSH से T4 और TSH। हाँ, T3 और T4 से पता चलेगा कि अगर उसकी मिकदार कम है तो वो हाइपो है, और TSH भी कम है तो हाइपो है। TSH उनमें बढ़ जाएगा, उनमें TSH बढ़ेगा और T3 T4 कम होगा, कम हो जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह जो T4 T3 अगर ज्यादा हो जाते हैं और TSH उनके वजह से सप्रेस हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम हाइपर कहते हैं। अब हाइपोथायराइड हो गए और हाइपरथायराइड, इन दोनों की सिम्टम्स बता दें। जो हाइपोथायराइड है वो सुस्त होना शुरू हो जाएंगे, उनकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो वेट गेन करते जाएंगे बिला वजह खाए पिए बगैर। अच्छा, ठीक है। बहुत ज्यादा खाए पिए बगैर उनका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। और क्या नींद भी उन्हें ज्यादा आएगी? नींद उन्हें ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी और वो फटीग्ड रहना शुरू हो जाएंगे। आपके दफ्तर में बैठ के जो लोग एक्सेसिव फटीग का शिकार होते हैं, समझे कि वो हाइपोथायराइड हो सकते हैं। अच्छा, वैसे तो हमारी ये वो नेशनल बीमारी है। ये हमारे लोग जो हैं वो जब क्लासें पढ़ने जाते हैं फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स, तो वो वहाँ पे ऐसे महसूस कराते हैं जैसे कि वो बहुत ही थक गए हैं पढ़ाई लिखाई करके। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने थायराइड लेवल चेक करवाएं। लेकिन जो इसी तरह जो है आपको कई सारे जो है लोग काम करते हुए उनको मुश्किल होती है, वो कहते हैं काम नहीं करना, ये थकावट ही बड़ी है। आप दफ्तरों में चले जाएं, किसी में क्लर्क बैठे हैं, वो कहते हैं काम नहीं करना, बाकी जो है जो मर्जी करा लो, चाय पीनी पी लो। तो कहने का मतलब है कि वैसे ही हम हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हैं, लेकिन जो बीमारी हाइपोथायराइडिज्म है वो यही है जिसमें मैंने इलामात ये बता दी। इलामात कई और बीमारियों में भी होती हैं, लेकिन अगर इन शॉर्ट लिया जाए तो जिस बंदे का वजन बिला वजह से बढ़ रहा है, ठीक है, और खास वो खाने पीने की मिकदार इतनी ज्यादा नहीं है, तो उनमें हमें हाइपोथायराइड सोचना चाहिए। क्या उन्हें मतलब कि कोई स्वेटिंग वगैरह या कुछ ऐसी? ये ऑपोजिट बीमारी है। अगर वो हाइपरथायराइड है तो उनको स्वेटिंग भी होगी, ठीक है, उनको हार्ट बीट तेज होना, वो हार्ट बीट तेज होगी और वो वेट लूजर होंगे, वीकनेस भी, और खाने पीने के बावजूद वेट लूज करेंगे। अच्छा, अच्छी एपिटाइट और वेट लूजर, सही, वो हाइपरथायराइड होते हैं। हाइपरथायराइड है। और वो एक तरह से बिल्कुल जो है वो आपके सामने एक अच्छे खासे ओवरवेट होने के बावजूद फिर दोबारा अपना वेट बहुत लूज करके आएंगे और ऑब्वियस वेट लॉस होएगा उनका। अच्छा, मतलब कि ऑब्वियस वेट होएगा। डॉक्टर साहब एक सवाल और, क्या आपके नाक का कोई ताल्लुक थायराइड से, मतलब कि आपका नाक का कोई ताल्लुक जो है वो आपकी ये नेक से हो सकता है, इसी ही थायराइड के सिलसिले? नाक का ताल्लुक नेक के साथ जरूर है, लेकिन नाक का ताल्लुक थायराइड ग्लैंड के साथ उसके साथ नहीं है, मतलब कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने एक ही अभी कुछ अर्सा पहले ही, कुछ दिन पहले ही बल्कि मैंने किसी को कहते सुना
कि एक्चुअली जो नाक का मसला होता है ना, उन्हीं लोगों को थायराइड का मसला भी होता है। नहीं, ये गले की बीमारी, ये जो आप बात कर रही ना, वो है गला खराब होना अंदर से। ठीक है। जिसकी बात मैं कह रहा हूँ वो थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन ज्यादा होना या कम होना, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी उसके अंदर इन्वॉल्व, तो मतलब वो उसके अंदर डिफरेंट रीजन हैं। आप ये नॉर्मल गला खराब रहता है अंदर से, इसको थायराइड के साथ मिक्स नहीं करना। ठीक है, अब मुझे इसकी समझ आ गई। अच्छा, अभी हम सलीम साहब से एक और सवाल पूछते हैं। सलीम साहब, आप मुझे अपनी डाइट के हवाले से बताइए। जैसे अभी आप ब्रेक में भी मुझे बता रहे थे कि अब आपका HbA1c जो है वो 8.7 तक आ चुका है 12.1 से विद इन 2.5 मंथ्स में। तो आपने ऐसी क्या डाइट रखी है? वॉक करते हैं तो कितनी वॉक करते हैं? खाने में क्या खा रहे हैं? क्या औकात हैं खाने के? थोड़ा सा अपनी डाइट के हवाले से बताइए, वॉक की रूटीन के हवाले से बताइए। इसमें सबसे पहले तो ये है कि फास्ट फूड जो है ना, ये बहुत जो है ना इसके लिए नुकसानदेह है। तो आप बिल्कुल फास्ट फूड नहीं खाते हैं? छोड़ दिया है मैंने, बड़ी हिम्मत की बात है वैसे। कम कर दिया लेकिन तकरीबन छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद फिर मेरी 3 से 4 किलोमीटर डेली वॉक होती है। और डाइट ड्रिंक्स वगैरह मतलब के वो तो ऐसा हो गया, हाथ नहीं लगाया उसको। अच्छा, ये बोतल शोटल ये तो ड्रिंक्स नहीं लेते। लेकिन डाइट ड्रिंक्स तो मेरा ख्याल है कि पेशेंट ही बनाई गई है। डाइट भी नहीं लेता कि शायद उसमें भी थोड़ी बहुत हो, तो मैं उसको भी इग्नोर ही करता हूं। अच्छा, प्योर डाइट ड्रिंक्स मिलना आसान नहीं है ना, वो कहते तो है कि 0 कैलोरीज हैं इसमें, लेकिन मैं मतलब एहतियातन उसको भी मैं नहीं लेता। अच्छी बात है। और ये पिज्जा बर्गर फास्ट फूड, और दूसरी जो मेरे ख्याल से मैं जो समझ तो मेन जो टिप है ना इसकी, वो ये है कि आपने पेट भर के खाना नहीं खाना। ये थोड़ा सा आप मार्जिन रख लेंगे ना तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है। और क्या दिन के 3 औकात में खाते हैं, इसको मजीद आपने इसको डिवाइड किया हुआ है? मैं तो 3 औकात में खाता हूँ, लेकिन कहते हैं कि 3 की बजाय आप 5 टाइम खा लें, लेकिन वो कहते हैं ईट लाइक स्पैरो, मतलब आप थोड़ा थोड़ा खाएं, एक टाइम पे आपने ज्यादा नहीं खाना, वो शुगर के लिए ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको साथ मेडिसिन है, उन चीजों को लेके तो अल्लाह का शुक्र है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ से आ रहे हैं। अब आपकी एवरेज शुगर नाश्ते से पहले कितनी आती है फास्टिंग में? मेरी 100 के ऑन बोर्ड रहती है, 110, 15, 10, 5, 10, 15, 100, बिलो 100 भी समटाइम चली जाती है, 95 तक 90 भी हो जाती है, मतलब ऑन अबाउट 100 के पास है। सही। और खाने के बाद जो है वो 120, 30, 25, 30, 20, मतलब 140 से बिलो है, मतलब 140 से कम आती है। मतलब इसी को मेरे ख्याल में आगे अगर 2 माह या 3 माह कंटिन्यू होएगा तो मैं मेरा ख्याल है कि मैं विदिन लिमिट आ जाऊंगा। A1C इनका टारगेट 7% लिमिट है ना, इंशाल्लाह उसमें आ जाऊंगा मैं। टारगेट में ये टारगेट बनाया हुआ है कि मैंने अभी नेक्स्ट जो मैंने HbCA1 करवाना है ना, वो मैंने विदिन लिमिट आना है, मतलब कि वो 7 तक तो आपकी कोशिश है कि आप फिर उसके बाद उससे भी आप कम इंशाल्लाह बिलो 7 आऊंगा। चलिए, आप ये काफी मोटिवेटेड लगते हैं और लगता है कि आप जरूर मेहनत भी करेंगे इस चीज के ऊपर। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने अपनी डाइट बताई है कि मेरी तो ये डाइट है आजकल में, तो आप इसमें क्या बताना चाहेंगे? क्या ये डाइट ठीक है इनकी? वैसे लग तो रहा है कि ये ठीक है, इसको मजीद हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, या इन्हें और कुछ आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस जो इन्हें करने की जरूरत हो? डाइट के हवाले से हम डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में पेशेंट को डाइट प्लान भी दे देते हैं, और फिर डिस्कशन ये भी कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है। जैसे कि उन्होंने फास्ट फूड्स का जिक्र कर दिया है, कोल्ड ड्रिंक्स का बात कर दी है, ये जो बर्गर, पिज़्ज़ा और शवारमा और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सारा ये इसने तो सारा खराब किया कल्चर। एवरीडे ये जो टी वाइटनर हैं ये सारे, तो इन्होंने ये इन सारी चीज़ों को जब अवॉइड किया है तो फिर एक नॉर्मल डाइट के ऊपर जब आए हैं, बैलेंस डाइट के ऊपर, तो आई हो इनको देख लें आपको इम्प्रूवमेंट आ गई, इम्प्रूवमेंट है। इससे अब बाकी पेशेंट्स को ये लर्न करने की ज़रूरत है कि एक तो डायबिटीज़ को अपने ऊपर हावी ना करें, और डायबिटीज जब हो जाए तो उसके लिए हिकमत अमली अपनाएं, ऐसी हिकमत अमली जो कामयाब भी हो और जिसमें शुगर लेवल कंट्रोल हो। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, इसी के साथ जो है वो आप लोगों से मैं इजाज़त भी लेना चाहूँगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे इसी ही वक्त पे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और हमारे प्रोग्राम को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।